दोस्तों, एक टॉपर और बाकी एस्पिरेंट्स में फर्क सिलेबस का नहीं होता। फर्क होता है कनेक्शन का। एक टॉपर पॉलिटी पढ़ते हुए इकोनॉमिक्स समझ जाता है और ज्योग्राफी पढ़ते हुए इन्वायरमेंट रिवाइज कर लेता है। यही है स्मार्ट स्टडी का साइंस। आज मैं बताऊंगा कैसे एक सब्जेक्ट दूसरे सब्जेक्ट को पुश करता है। इसी के साथ में मेरी तरफ से डिटेलिंग में ये भी रहेगी कैसे कैसे मतलब एक सब्जेक्ट का कनेक्शन कैसे दूसरे सब्जेक्ट के साथ कनेक्शन करके आपके मेंस को और प्रीलिम्स को पुश करता है। इसी के साथ में वर्किंग जो भी वर्किंग प्रोफेशनल है, जैसा कि मैंने बोला था कि उनको भी थोड़ा थोड़ा मैं बताते हुए चलूंगा। एक चार्ट के माध्यम से आपको समझाऊंगा भी कि किस तरीके से प्री और मेंस में कोई एक टॉपिक कनेक्टेड रहता है। और इसी के साथ में एक डिटेल टाइम टेबल है, जैसा कि मैंने पिछले वाले वीडियो में बोला था कि मैं आपके लिए हर एक सब्जेक्ट के लिए लेके आऊंगा थोड़ा एक अलग कॉन्सेप्ट पे जो किसी ने नहीं दिया यूट्यूब पे। बिलीव मी, ये जो चीजें मैं आपको दे रहा हूँ ना, ये शायद से ही कोई क्लासेस वालों ने भी दिया होगा। ओके, तो मैं इसके बारे में भी थोड़ा डिटेल में आपको बताऊंगा। बस आपको इतना करना है कि वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ओके, बहुत मेहनत लगती है ऐसी चीजें बनाने के लिए। अब सबसे पहली चीज है कि क्यों सब्जेक्ट की लिंकेज क्यों जरूरत होती है। अगर हम एक सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट के साथ कनेक्ट करना है तो इसकी जरूरत क्यों है। तो सबसे पहले क्या है कि इंप्रूव होगा आपको। एक तो लॉन्ग टर्म मेमोरी आपकी इंक्रीज होती है कि आप एक सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट के साथ कनेक्ट करते हैं। जैसे कल मैंने एक लाइव सेशन लिया था अपने बैच मेंबर के साथ। हमारा दक्ष का मेंस का बैच था, हमने उनके साथ मैं लिया था और वहां पे मैंने अच्छे से समझाया भी था कि कैसे कैसे आप अपने आंसर को और अच्छे से बना सकते हैं। फिर उसके बाद रिड्यूस रिवाइज टाइम हो जाता है कि आप रिवीजन करना है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपने एक दूसरे सब्जेक्ट के साथ कनेक्ट कर दिया तो आपका रिवीजन का टाइम बच जाता है। जैसे एक कॉन्सेप्ट है, दो सब्जेक्ट में खत्म कर दोगे। ये कैसे समझ में आएगा सर, अभी मैं बताऊंगा आपको। इसी के साथ में है कि हेल्प इन प्रीलिम एलिमिनेशन। ऑब्वियसली अगर आपका मेंस अच्छा होता है तो आप प्रीलिम्स आसानी से एलिमिनेट कर पाते हो। बिलीव मी, एक चीज हमेशा याद रखिएगा, अगर आपका मेंस ही नहीं अच्छा है तो हमेशा आप प्रीलिम्स या तो बॉर्डर पे रह जाओगे या तो आप 5 या 6 नंबर से पीछे रह जाओगे। हमेशा ये चलता ही रहेगा। ये कश्मकश है ना, हमेशा आपकी जिंदगी में रहेगी और आपको लगेगा आपने तो पूरी मेहनत की थी तो भी नहीं हुआ। सबसे बड़ा प्राइमरी जो रीजन होता है ना, वो यही होता है। ओके, फिर उसके बाद क्या है, मेक मीन्स आंसर राइटिंग रिचर। जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, एक सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट के साथ कनेक्ट करते हो तो कनेक्टिंग डॉट क्रिएट होता है। जब कनेक्टिंग डॉट क्रिएट होता है तो आपके मेंस का एक फ्लो अच्छा बन जाता है, कॉन्सेप्ट अच्छा बन जाता है, फैक्चुअल चीजें अच्छे से क्लियर हो जाती है। फिर उसके बाद क्या है, क्रिएट वन इंटीग्रेटेड अंडरस्टैंडिंग। आपकी एक होलसम अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है जो काफी ज्यादा मदद करती है आपको आपके मेंस में भी, इवन प्रीलिम्स में भी। ओके, तो मेरी तरफ से ये रहेगा कि अगर एक सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट के साथ कनेक्ट करते हो तो आपका टाइम बचेगा, रिवीजन बचेगा, बाकी सब भी बचेगा और आंसर भी बहुत अच्छे से लिख के होगा। लेकिन बात यह है कि आप सुनोगे भी क्यों, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंटरलिंकिंग फ्रेमवर्क कैसा होता है। पहले आप कभी कभार क्या करते हैं कि हम दिन में सिर्फ पॉलिटी पढ़ रहे हैं, फिर इकोनॉमिक जा रहे हैं, फिर इन्वायरमेंट जा रहे हैं, फिर ज्योग्राफी जा रहे हैं, फिर करंट अफेयर, फिर हिस्ट्री, फिर साइंस टेक। अब होता क्या है कि जब कभी कभार हम एक दिन पॉलिटी पढ़ते हैं, 2 दिन पढ़ेंगे, 3 दिन पढ़ेंगे, फिर पक गया, अब ये नहीं पढ़ेंगे, फिर इकोनॉमिक पे जाते हैं। अब इकोनॉमिक नहीं पढ़ेंगे, अब इन्वायरमेंट पे जाते हैं। ऐसे करते हैं तो थोड़ा थोड़ा सब रह जाता है और हम मेहनत तो कर रहे हैं मगर ये मेहनत का कोई डायरेक्शन नहीं निकल के आता है। ओके, तो अभी करना है क्या है, जैसे कि मैं ये बोलता अगर आप पॉलिटी पढ़ रहे हो तो उसके साथ में इकोनॉमिक्स पढ़िए, हिस्ट्री मत पढ़िए, पॉलिटी के साथ इकोनॉमिक पढ़िए। पहली रीडिंग में ऐसा करिए तो इससे क्या होता है, पॉलिटी शेप देती है आपकी इकोनॉमिक को। क्यों? कि पॉलिटी पॉलिसी बताती है और इकोनॉमिक उसको एक इम्प्लीमेंटेशन बनाती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे कि एफआरबीएम एक्ट। एफआरबीएम एक्ट क्या कर रहा है, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझा रहा है इकोनॉमिक को। तो फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन रही है, मगर एफआरबीएम एक्ट पार्लियामेंट के थ्रू तो पास होके आया है। दूसरी चीज, दूसरा एग्जांपल है फाइनेंस कमीशन। अब फाइनेंस कमीशन के पूरे कंपोजिशन आप पार्लियामेंट में पढ़ोगे, पॉलिटी में पढ़ोगे कि उनका आर्टिकल कौन सा था, कौन कौन उसके अंदर मेंबर होते हैं, कौन उनको अपॉइंटमेंट करता है, इसका क्या रोल होता है। फिर इसके बारे में जो डिटेल में होता है वो आप पढ़ोगे इकोनॉमिक में, है ना। करंट अफेयर की इकोनॉमिक की मैगजीन में आप पढ़ते भी हो। इसी के साथ में नीति आयोग, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन एग्जीक्यूटिव बॉडी है ये आपको सबको पता होती है। अब ये एक पॉलिटी का पार्ट है, लेकिन इसकी डिटेलिंग में आप पढ़ते समय इकोनॉमिक को ध्यान में लेके पढ़ते हो। तो ऐसे बहुत से टॉपिक होते हैं जिनके बारे में मैंने अभी आपको आगे दिखाया है कि टेबल है। मैं हर एक एक चीज को अच्छे से लिंक करूंगा, बस आपको इतना करना है कि ये वीडियो में अच्छे से बन के रही है। किसी ने मुझे कमेंट किया था कि सर सिलेबस अच्छे से समझाइए। देखिए, मेरा अभी जो सीरीज चल रहा है ना, ये सबसे पहली सीरीज तो ये है कि बच्चों को ये पता चले कि सिलेबस है क्या। सिलेबस समझना नहीं, सिलेबस को कनेक्ट करना आना चाहिए। हो क्या गया है कि सबने अपने दीवार पे सिलेबस बना लिया, या तो चेकलिस्ट के फॉर्म में बना लिया या तो सिलेबस रट लिया है, कुछ भी कर लिया है। लेकिन उनको ये नहीं पता है कि मुझे आगे प्रोसीड कैसे करना है। तो मेरा काम है यहाँ पे ये बताना कि सिलेबस को समझना कैसे है, ना कि ये कि सिलेबस में क्या लिखा है। क्या लिखा है वो सबको पता है। चेक पॉइंट हर कोई बना देता है कि ये मैंने कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया, ये सब कोई बना दे रहा है।
मैं वो नहीं चाहता, बुक में हर कोई बता दे रहा है। मैं ये चाहता हूं कि आपको ये पता चले कि सिलेबस का असली मतलब क्या है और कैसे एक दूसरे के साथ कनेक्ट है। ये मैंने अभी आपको आगे टाइम टेबल दिखाया और बहुत ज्यादा मदद भी मिलेगी। ठीक है, सेम चीज है ज्योग्राफी इकोनॉमिक में। मैप और इकोलॉजी, सॉरी ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट में मैप और इकोलॉजी है। आपने इंडियन मानसून पढ़ा है तो बायोडाइवर्सिटी कनेक्ट होती है, रिवर सिस्टम पढ़ा है तो वाटर कंजर्वेशन कनेक्ट होता है, लैंड यूज पढ़ा है तो फॉरेस्ट इकोसिस्टम और फॉरेस्ट कंजर्वेशन कनेक्ट होता है। तो ये क्या है, ये एक दूसरे के साथ कनेक्ट है। जैसा कि मैंने बोला था ना कि अगर एक टॉपर होता है, अगर वो ज्योग्राफी पढ़ता है तो इन्वायरमेंट रिवाइज करता है, किसके थ्रू पे, ये सब कनेक्शन के थ्रू पे। अगर आप ये कनेक्शन अपने दिमाग में बना के रखते हो तो हो जाता है। आप पूछोगे सर क्या ये ओवरनाइट हो जाएगा? नहीं, टाइम टेकिंग है। कैसे टाइम टेकिंग है? अब मैं ये बता रहा हूँ, आधे लोग छोड़ के चले जाएंगे, लास्ट तक देखेंगे नहीं, और वो लास्ट में ही आपको पता चलेगा कि भाई कैसे कैसे कनेक्ट किया गया। डिटेलिंग के साथ मैं आया हूँ इस वीडियो में, आप देखोगे तो आपका फायदा है। वरना तो सालों साल पड़े हैं, सालों साल वेस्ट करिए, आराम से करिए, कोई दिक्कत नहीं है। पूरा पंचवर्षीय योजना आराम से बनाइएगा उसको। ओके, चलिए इकोनॉमिक और करंट अफेयर के ऊपर चलते हैं। अब इकोनॉमिक और करंट अफेयर का कनेक्शन काफी अच्छा होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए कि अगर आपने इन्फ्लेशन पढ़ा है तो मैं पहले ही बताता हूँ वाई, व्हाट और हाउ। आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई चीजें इंप्लीमेंट होती है इकोनॉमिक में, क्यों होती है, कैसे होती है और कौन करता है, ये पता होना चाहिए। तो इन्फ्लेशन है, इसको कंट्रोल करने का काम आरबीआई के पास है। कभी कभार जब आरबीआई से नहीं कंट्रोल होती तो फिस्कल पॉलिसी मतलब गवर्नमेंट पार्टिसिपेट करती है। बजट है, स्कीम आती है, फिर इम्प्लीमेंटेशन भी होता है उसका। जीडीपी ट्रेंड्स है, एम्प्लॉयमेंट है। तो ये सब क्या होता है, जीडीपी आपको ट्रेंड वेंड ये सब कैसे पता चलता है? जब करंट अफेयर में ज्यादा होता भी है। इसी के साथ में हिस्ट्री और पॉलिटी का कनेक्शन। अब जब आप सेकंड रीडिंग करते हो पॉलिटी का तो हिस्ट्री के साथ करिएगा। ओके, तो क्या करना है इसमें, फ्रीडम मूवमेंट बिल्ट आवर कॉन्स्टिट्यूशन है। तो आपको जैसे 1909 से लेकर 1947 में कैसे कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क हुआ, आपको वो समझ में आएगा। इसी के साथ में गांधीयन आइडियोलॉजी और डीपीएसपी का कैसे रिलेशन था, ये आपको समझ में आता है। ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन और सिविल सर्विस लेगेसी कैसी क्रिएट हुई है पूरी, ये आपको समझ में आता है। तो पॉलिटी, हिस्ट्री और आपके इकोनॉमिक के साथ कनेक्ट हो जा रहा है। इसी के साथ में साइंस इन्वायरमेंट के साथ कनेक्ट हो जा रहा है, जैसे कि आपने पढ़ा ही था ऊपर। तो टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबिलिटी, ये आपको सबको पता होगा। तो रिन्यूएबल एनर्जी, क्लाइमेट चेंज, डिजास्टर टेक्नोलॉजी एनडीएमए लिंक के साथ हो जाता है कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के साथ लिंक हो जाता है। बायोटेक्नोलॉजी इन्वायरमेंट इथिक्स के साथ लिंक हो जाता है। तो ये सब्जेक्ट क्या है, ये आपको बता रहे हैं कि कैसे एक सब्जेक्ट दूसरे सब्जेक्ट के साथ कनेक्ट होते हुए आप एक दूसरे के साथ पढ़ोगे तो हो जाएगा। ओके, इवेरी सब्जेक्ट मीट एट अ करंट अफेयर। एक चीज तो यहाँ पे ध्यान देने वाली जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आपने सब सब्जेक्ट पढ़ लिया लेकिन करंट अफेयर से उसका लिंकेज ही नहीं रखा तो कोई मतलब भी नहीं है, आपका टाइम पूरा का पूरा वेस्ट हो जाएगा। तो करंट अफेयर का लिंकेज तो बहुत जरूरी होता है। अगर आप पॉलिटी पढ़ रहे हो, अगर आप उसको करंट अफेयर के साथ कनेक्ट ही नहीं कर रहे हो, और यूपीएससी या यूपीपीसीएस जैसे एग्जाम में वही क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए मैं समझाता हूं आपको। अभी अभी यूपीपीसीएस के क्वेश्चन पेपर में 2025 में ये आपको गवर्नर और प्रेसिडेंट के ऊपर से क्वेश्चंस आए थे। ओके, तो गवर्नर और प्रेसिडेंट के ऊपर से जो क्वेश्चंस आए थे वो कहाँ से आए थे, जब आपके करंट अफेयर में चल रहे थे। अगर आप करंट अफेयर अच्छे से पढ़ते तो वहां पे कोई दिक्कत ही नहीं होती, लेकिन पढ़ना ही क्यों है, पहली बात तो यही है कि आई दृष्टि आ ही रही है। कुछ दिन हम पढ़ लेंगे, कुछ वीडियो आएंगे वो देख लेंगे, हमारा हो जाएगा, बस हो गया सिलेक्शन। ट्राइड मॉडल क्या है, ये मेरा मॉडल है, मैं खुद हमेशा हमेशा बनाता हूँ। पॉलिटी है, इकोनॉमिक है, इन्वायरमेंट है। ये तीनों क्या है, कोर इंटीग्रेशन है। किसमें? प्रीलिम में नहीं, मेंस में। आपका मेंस मजबूत ये तीन सब्जेक्ट की वजह से बहुत अच्छे से हो जाता है। क्यों? क्योंकि करंट अफेयर में मेजर रोल इन्हीं का होता है। ओके, बाकी सब तो है, सिक्योरिटी है, आईआर है, लेकिन पॉलिटी, इकोनॉमिक और इन्वायरमेंट, ये तीनों चीजें आपको कनेक्ट करती है। जैसे इन्वायरमेंट इंटरनेशनल रिलेशन में कनेक्ट होगा, इकोनॉमिक भी इंटरनेशनल रिलेशन में और सिक्योरिटी में कनेक्ट होगा। पॉलिटी सिक्योरिटी और इकोनॉमिक में और इन्वायरमेंट में, और इसी के साथ में सिक्योरिटी में और इंटरनेशनल रिलेशन और इथिक्स में भी कनेक्ट हो जाता है। तो ये क्या, ये तीन सब्जेक्ट आपको हर जगह पे कनेक्ट होते हुए मिलेंगे, है ना, कि वो प्री हो या मेंस हो। आपको समझ में आ गया इतना? अब वर्किंग प्रोफेशन के लिए कैसा रहेगा कि आपके पास वीक 1 मिल रहा है तो उसमें पॉलिटी और ज्योग्राफी पढ़िए, मैं अभी टारगेट दे रहा हूं। वीक 2 में इकोनॉमिक और इन्वायरमेंट पढ़िए, वीक 3 में हिस्ट्री और करंट अफेयर पढ़िए, और वीक 4 में आपको सब फिर से रिवाइज करना है। मैं सिर्फ आपके लिए इतना काम आसान करके दे रहा हूं कि आपके लिए सभी चार्ट बना के रहा हूं। जितने भी चार्ट है ये आपको मदद करेंगे चार्ट्स को समझने में कि कैसे कैसे एक पूरा ट्रेंड चेंज हो रहा है। फॉर एग्जांपल यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस में वेटेज देखिए। हिस्ट्री का वेटेज प्रीलिम्स में बहुत ज्यादा है, यूपीएससी यूपीपीसीएस में, और वही मेंस में कम हो जाता है। लेकिन ज्योग्राफी का ज्यादा है, पॉलिटी का ज्यादा है, इकोनॉमिक्स का ज्यादा है, इन्वायरमेंट का ज्यादा है, साइंस टेक का ज्यादा है, इवन यूपी स्पेसिफिक का तो है ही है, क्योंकि दो भाई पूरे जीएस के सब्जेक्ट ही है। तो आपको यहां से क्या समझ में आ रहा है कि ठीक है, मैं पहले प्रीलिम्स में तो हिस्ट्री पढ़ लिया, पूरा रट लिया, मगर मेंस में तो ज्यादा मदद ही नहीं मिल रही है उससे। अब आपको रियलाइज जब हुआ जब आपने पूरा अच्छे से पढ़ा। अब यहीं पे आपने अगर मेंस पढ़ लिया है,
देखिए मेंस पढ़ लिया तो मेजोरिटी जगह पे क्या हो रहा है, एक तो आपकी मेंस की प्रिपरेशन भी हो जा रही है और मेजर क्वेश्चन भी कवर हो जा रहे हैं प्रीलिम्स के। तो आपको कहां पे ज्यादा फोकस करना है, मेंस पे। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब भी नहीं समझ रहा, मेरे को पता है अभी भी नहीं समझ में आएगा। देखिए हिस्ट्री का वेटेज यहाँ पे ज्यादा दिख रहा है, 24 क्वेश्चन है। अदर सब्जेक्ट का आपको यहाँ पे वेटेज दिख भी रहा और सबको पता भी है। यूपी स्पेसिफिक का 19 क्वेश्चन दिख भी रहा है। अब ये ऐसी चीजें जो सबको पता है, लेकिन जो आगे की चीज बता रहा हूँ ये किसी को नहीं पता है। कोई नहीं बता सकता इतने डेप्थ में जितनी डेप्थ में मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। एग्जाम्पल के साथ देता हूँ, पहला ही है सब्जेक्ट है हिस्ट्री है। हिस्ट्री में इंटरलिंकिंग टॉपिक कौन से, एक तो एंशियंट हिस्ट्री, आप उसको इंडस वैली, वैदिक, पीरियड ऑफ बुद्धिज्म, जैनिज्म के साथ कनेक्ट करते हो। अब यही चीज प्रीलिम में कवरेज हो जाती है, जब आप मेंस में पढ़ते हो तो इसी को आप एमसीक्यू के फॉर्मेट पे करते हो। और यही क्वेश्चन जब मेंस में आता है तो एनालिटिकल क्वेश्चन के इम्पैक्ट क्या है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, कंट्रीब्यूशन क्या है, ये आ जाता है। और 24 से 28 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। 24 से हाँ 28 क्वेश्चन अभी तक पीवाईक्यू का पूरा वेटेज रहा है प्रीलिम्स में। और मेंस में इसमें 40 से 60 मार्क्स के क्वेश्चन आता है, जिसका हाई, वेरी हाई वेटेज है। वही चीज हिस्ट्री में, मिडिवल हिस्ट्री में है। फिर सेम चीज है कि क्वेश्चन कहाँ से, रूल, आर्किटेक्चर, सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब प्रीलिम्स का हो जाता है। वही मेंस में यहाँ पे कोऑपरेटिव एनालिसिस के ऊपर बात करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर बात करेंगे, जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, लेगेसी क्या रही है उसके बारे में बात करेंगे। जो कि 8 से 10 क्वेश्चन प्रीलिम्स में आते हैं और 20 से 30 मार्क्स आते हैं हमारे मेंस में। ऐसे ही मॉडर्न हिस्ट्री में 1857 से यूपी फोकस फ्रीडम मूवमेंट होती है, जिसमें इवेंट, पर्सनैलिटीज, मूवमेंट और क्रोनोलॉजी के ऊपर से क्वेश्चन आता है, हर साल आता है। अब यहाँ पे ऐसे टाइप ऑफ कॉजेस होते हैं, तो इम्पैक्ट क्या है इसका, रीजनल कंट्रीब्यूशन क्या रहा है, ये सब चीजें आपको पूछी जाती है। तो 12 से 15 क्वेश्चन तो प्रीलिम में आते हैं, मेंस में 50 से 70 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं जो कि हाई होते हैं, है ना। हिस्ट्री में सोशल रिफॉर्म मूवमेंट है, सेम चीज है, इवेल्युएट करना है, कंट्रीब्यूट करना है, चैलेंजेस समझना है। अब आपको यहाँ पे ये देखने से क्या समझ में आ रहा है कि कैसे हम प्रीलिम्स और मेंस के इंटीग्रेटेड अप्रोच में जा सकते हैं। पहले तो मैं यही आपको समझा रहा हूँ कि मेंस अगर आप पढ़ते हो तो कैसे प्रीलिम में बूस्ट करता है, ये आपको इधर तक समझ में आ गया। ज्योग्राफी में देखिए, फिजिकल ज्योग्राफी है, रिवर है, क्लाइमेट है, मानसून है, सॉइल्स है ना। ये क्या है, मैप बेस्ड क्वेश्चंस है, जो कि रिवर सिस्टम और क्लाइमेट जोन को कनेक्ट करते हुए बताते हैं। अब यही चीज जैसे कि मेंस में जाते तो इसका फिनोमिना क्या है, इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमी क्या पड़ रहा है, क्लाइमेट चेंज इफेक्ट कहाँ पे, देखिए आगे ना ज्योग्राफी इकोनॉमी के साथ कनेक्ट होने लग गया धीरे धीरे। ये क्या है, यही चीजें होती है। तो ये पूरा पीडीएफ आपको ऐसे अवेलेबल मिल जाएगा। सेम चीज है पॉलिटी के साथ देख लीजिए, इवन ज्योग्राफी में आप इन्वायरमेंट को कनेक्ट कर लीजिए, जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट एंड फ्लड कंट्रोल। तो अब प्रीलिम में पूछेगा टाइप्स ऑफ डिजास्टर कौन से होते हैं, मिटिगेशन मेजर्स क्या है। लेकिन मेंस में जैसे जाओगे, इवेल्युएट जो प्रिपेयर्डनेस क्या किया गया है, सब्जेक्ट यहाँ पे सजेस्ट मेजर्स और केस स्टडीज क्या है, ये सब चीजें आपको पता चल जा रही है। अच्छा, अगर अभी तक आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बहुत मदद मिलती है। अभी आपका सपोर्ट काफी अच्छा रहा, इसलिए ये सब पीडीएफ बनाना आसान रहा, क्योंकि टीम मेरे साथ बैठ के बनाती है, बहुत मेहनत लगती है इसे पीडीएफ बनाने में। तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ भी, मदद मिलती है, काफी डीप में मदद मिलती है। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कर देना। ऐसे पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलते रहेंगे, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, पॉलिटी में चलते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, प्रियम्बल आप पढ़ रहे हो, फीचर ऑफ अमेंडमेंट्स पढ़ रहे हो, सब कुछ आप पढ़ रहे हो। लेकिन प्रीलिम्स में सिर्फ कितना पढ़ोगे आप, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन पढ़ोगे, आर्टिकल पढ़ोगे, अमेंडमेंट पढ़ोगे। लेकिन जैसे ही मेंस में आते, इसका इवेल्युएट मतलब थोड़ा और अच्छा स्टैंडर्ड आता है, और क्रिटिकली एनालाइज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हो जाता है, प्रोविजन है, इसके बाद रिफॉर्म नीडेड कौन से है, और इसका वेटेज हाई होता है। देखिए जहां जहां पे मैंने वेरी हाई, हाई रखा है, मीडियम रखा है, तो स्पेसिफिकली जितने भी वेरी हाई रखे हैं उसको तो जरूर देखिएगा। ओके, अब यूपी स्पेसिफिक के बारे में आपको, ये आपको पीडीएफ मिल जाएगा, मैं पूरा बताते लग जाऊंगा तो मुझे पता है कि आधे लोग तो ये वीडियो छोड़ के चले जाएंगे, फिर मेरा ही नुकसान होता है और बहुत भयंकर नुकसान होता है। मैं एक एक सब्जेक्ट के कुछ कुछ टॉपिक आपको बताते हुए चले जा रहा हूँ, ठीक है। इकोनॉमिक में देखिए, इकोनॉमिक प्लानिंग है, नीति आयोग है, इसमें ऑब्जेक्टिव अचीवमेंट, रिसेंट डेवलपमेंट के बारे में समझाते हैं। अब क्रिटिकली एग्जामिन और इफेक्टिव सजेस्टेड अल्टरनेटिव्स के बारे में कहाँ पे पता चलेगा, ये मेंस में चले जाता है, वेरी हाई टॉपिक है। फिर इकोनॉमिक में इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, पोस्ट 1991 के बाद से रिफॉर्म के ऊपर सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछाता है। एलपीजी क्या है, तो आप जब मेंस को इतने डेप्थ में जाके पढ़ते हो ना, तो एग्जाम निकलता है। एक चीज तो दिमाग में क्लियर है ना कि प्रीलिम्स निकलना मतलब यूपीपीसीएस नहीं निकलना होता है, मेंस निकलना मतलब यूपीपीसीएस निकलना होता है। अगर इतना दिमाग में क्लियर तो ठीक है, वरना कमेंट मेरे को गाली लिख के जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। साल बचाना है तो मेंस पढ़ो, साल बर्बाद करना है तो सिर्फ प्री पढ़ो। वैसे भी बतेरे लोग ऐसे यूट्यूब पे आपको मिल जाएंगे, है ना, कि प्री ही पढ़ा रहे हैं, सिर्फ अभी भी प्री ही पढ़ा रहे हैं, अभी भी घटना चक्र ही पढ़ा रहे हैं। उनको कुछ काम धाम नहीं दिया, सिर्फ घटना चक्र ही पढ़ा रहे हैं। छोड़ो यार।
चलिए आगे चलते हैं। इकोनॉमिक पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर देख लेते हैं। स्कीम ऑफ पॉवर्टी एंड एलिमिनेशन एम्प्लॉयमेंट के ऊपर है। इसमें क्या एग्जामिन कॉज है, गवर्नमेंट है, इंटरवेंशन कर रही है, वे फॉरवर्ड बताती है आपको। तो ये मेंस का पूरा टॉपिक हो जा रहा है, तो आपको ये समझ में तो आ गया। अब चलते हैं हम इन्वायरमेंट और इकोलॉजी पे। सबसे ज्यादा हाई टॉपिक पे क्लाइमेट चेंज, क्योटो प्रोटोकॉल है, पेरिस एग्रीमेंट है, फिर उसके बाद ग्लासगो समिट है। ये सब समिट आपको अच्छे से समझनी पड़ेगी। अब जब प्रीलियम्स में आते हैं तो ये सिर्फ आता है कि कहाँ पे हुआ, इसका सिग्निफिकेंस क्या था, बस इतना आएगा। लेकिन मेंस में कैसा आएगा, इंडिया का क्या रोल रहा है, इंडिया की तरफ से जो कमिटमेंट है वो पूरी क्या चल रही है, फिर चैलेंजेस इन इम्प्लीमेंटेशन, क्या चैलेंजेस फेस करनी पड़ रही है इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, है ना। अब इसी के साथ में इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, एसडीजी गोल जो है इंडिया प्रोग्रेस टारगेट कर रही है। इंडिया प्रोग्रेस चैलेंजेस इरिगेशन विद पॉलिसीज है। तो 20 से 30 मार्क्स के क्वेश्चन ऐसे आपको देखने मिल जाते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ये इसरो मिशन है, चंद्रयान मिशन है, ये आपको देखने मिल जाएगा। अच्छा, अब करंट अफेयर में आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा कि करंट अफेयर जैसे कि इंटरनेशनल रिलेशन आया, देखिए यहाँ पे मेंस का टॉपिक कनेक्ट हो गया। अब यहाँ पे इंडियन फॉरेन पॉलिसी है, स्ट्रेटेजिक है, करंट अफेयर है, चैलेंजेस है, तो आपको कनेक्ट हो गया यहाँ पे। यूपी स्पेसिफिक में यूपी कल्चर मूवमेंट फोक आर्ट फेस्टिवल जीआई टैग के ऊपर से जो प्रीलिम्स में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, मेंस में कैसे आता है, प्रिजर्वेशन एफर्ट्स क्या किए गए हैं, प्रमोशन ऑफ हेरिटेज और टूरिज्म को कैसे किया जा रहा है, तो ये करके क्वेश्चन मेंस में पूछ लिए जाते हैं। अब एक यूपीएससी और यूपीपीसीएस के इंटीग्रेशन क्लस्टर स्टडी कैसे हो सकती है, मुझे एक कल ही कमेंट आया था हमारे टेलीग्राम चैनल पे, और मैंने बोला भी कि मैं बताऊंगा अभी थोड़ा थोड़ा। और कुछ कुछ होते हैं ना, ज्यादा करके यूपीएससी और यूपीपीसीएस के भी स्टूडेंट साथ में पढ़ते हैं, तो यहाँ पे उनके बारे में कि कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट और फ्रेमवर्क में क्या है, कोर कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पे, प्रियम्बल, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, अमेंडमेंट आप देख लो 73, 74, 86, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 106, 107, ये पूरा आप देख ले रहे हो, है ना। फिर प्रीलियम स्ट्रेटेजी क्या होता है, मास्टर कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल, आप आर्टिकल याद कर ले लो, केस स्टडी याद कर ले लो, केस स्टडी का क्रोनोलॉजी याद कर लेते हो। मगर मेंस में कि आपको राइट करना है कि कॉन्स्टिट्यूशन की मोरालिटी क्या रहती है, सेंट्रल स्टेट का रिलेशनशिप क्या है, जुडिशियल एक्टिविज्म क्या होता है, जुडिशियल रिफॉर्म क्या होता है, तो आपको ये सब चीजें देखनी पड़ती है। तो स्टडी टाइम एलोकेशन कैसे जाता है कि 15 to 18% जाता है कि बोथ स्टेज में आपको कंबाइन करके पढ़ना पड़ता है। तो प्रीलिम्स का आपका 15 से 18% तो सिलेबस कवर हो जाता है। की रिसोर्सेज क्या है इसके लिए, जैसे कि मैंने बताया था, लक्ष्मीकांत है, करंट अफेयर के लिए मैगजीन आपकी मेरी मिल भी रही है, आप ज्वाइन करें तो कर लीजिए। और हमारा मेंस का बैच है, दक्ष बैच, जिसमें हम यूपीएससी और यूपीपीसी दोनों को इंटीग्रेटेड करके लेके चल भी रहे हैं, बच्चों को फायदा भी हो रहा है। आपको वहां ज्वाइन करना है कर लीजिए, वरना तो है ही है बाकी सब तो। फ्रीडम मूवमेंट पे आप यहाँ पे देख लीजिए, 1857 का रिवॉल्ट हुआ है, क्या है ये, नेशनल मूवमेंट है। यहाँ पे बताता है कि गांधी ईरा सोशल रिफॉर्म कैसे कैसे चला है, बस आपको यहाँ पे ये देख लेना है। तो टाइमलाइन प्रिपरेशन है यहाँ पे, हाँ यहाँ पे आपको देख लीजिए, एनालिटिकल आंसर ऑन कॉजेज ऑफ इम्पैक्ट और रीजनल कंट्रीब्यूशन, लेगेसी क्या रही है फ्रीडम स्ट्रगल की। और 15 से 12% का वेटेज ये भी लेके चलता है अपने सिलेबस के साथ। ओके, थोड़ा सा डेप्थ में और चलते हैं। और ये जीएस का एक पूरा इंटीग्रेटेड स्टडी टेबल है कि कैसे आप पूरे डेप्थ में एक एक चीजों को समझोगे। जैसे हिस्ट्री है, आपने एंशियंट और कल्चर को पढ़ा है, तो जीएस पेपर 1 में आ रहा है, जीएस पेपर 1 के हिस्ट्री में ही है। तो यहाँ पे आप फैक्चुअल और एनालिटिकल ये दोनों अप्रोच करना है। तो टाइमलाइन और क्रिटिकल रीडिंग यहाँ पे करनी है। तो अब हाई यील्ड टॉपिक्स फॉर 2026 के लिए क्या है कि बुद्धिज्म, जैनिज्म, गुप्ता एम्पायर, ये सब क्या है कि ये आपको मिलेंगे हाई यील्ड टॉपिक की जो कल को 2026 के एग्जाम में पूछा जा सकता है। ओके, हिस्ट्री में क्या है, मिडविल इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री है, जिसमें पेपर 1 जीएस है, जीएस 1 हिस्ट्री सेम चीज है। और यहाँ पे हाई टॉपिक से कि अगले साल क्या पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से पूरे टेबल को डिजाइन किया गया है। सेम चीज है पॉलिटी के साथ, आप देख लीजिए। तो आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन फिलोसॉफी है, फिर आर्टिकल रीडिंग प्लस मेंस प्रैक्टिस करनी है आपको। और जो अपकमिंग एग्जाम में आने के सबसे ज्यादा चांसेस जहां से आते हैं वो फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ज्यादा पूछे जाने के चांसेस हैं। तो ये पूरा टेबल आपको ये बताते हुए टाइम टेकिंग है, मगर बिलीव मी अगर आप ये अच्छे से कर लेते हो ना, तो ऐसा नहीं कि हर बार आपको घूम घूम के किसी से मेंस के बारे में पूछना पड़ेगा। बहुत डिटेल में और बहुत इजीली समझ में भी आ जाएगा। जैसे यूपी स्पेसिफिक में यूपी गवर्नमेंट एंड डेवलपमेंट है ना, तो यहाँ पे पेपर 1 लिखा है, जो जीएस का जीएस पेपर 5 है, देखिए यहाँ पे लिखा ही है। ओके, यूपी गवर्नेंस है, तो स्कीम गुड गवर्नेंस के ऊपर से, यूपी स्कीम स्कीम और गवर्नेंस, तो अभी ज्यादा वेटेज किसका, स्टेट बजट और वेलफेयर स्कीम्स के ऊपर से आने की ज्यादा चांसेस है। ये ब्रॉड टॉपिक है, जब आप इस तरीके से देखते हो ना, इस माइक्रो लेवल पे जाके देखते हो, तो जाके आपकी पढ़ाई अच्छी होती है। अभी तक जो आपने पूरी यूपी पीसीएस या यूपीएससी को समझा है ना, किसी प्रीलिम्स प्रीलिम्स प्रीलिम्स, वो नहीं है। जितना डेप्थ में यहाँ पे बताया जा रहा है ना,
मैं अभी भी बोला, अगर किसी के अंदर भी है ताकत है तो वो कमेंट करके बता दे इतने डेप्थ में आपको कौन बताया। बिलीव मी, कोई नहीं बताया इतने डेप्थ में। आप चाहते हो कि मैं ऐसे ही वीडियो लाता रहूं तो प्लीज नीचे कमेंट कर दीजिए कि प्लीज सर सपोर्ट सपोर्ट, मैं करूंगा। हेल्प भी कर रहा हूँ, बहुत सारे लोगों को कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए, जय हिंद।